हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का एकदम बेस्ट एंड क्विक रिवीजन, जिसके अंदर आपको डेरिवेशन तक फिनिश करा दूंगा इतने छोटे से टाइम में। आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, आपसे बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ एक काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को फॉलो करना है, जिसके अंदर हम सभी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो जो पुराने क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। दूसरा काम आपको यह करना है कि आपको जो हमारा सैंपल पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ इसको भी प्रैक्टिस करना है। एडुकार्ड फिजिक्स सैंपल पेपर, इसके अंदर आपको 16 सैंपल पेपर का सेट मिलेगा, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाएंगे कि आपके जो मार्क्स हैं ये बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अभी इस सैंपल पेपर को आप ऑर्डर करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। अभी ऑर्डर कर दो, लेट मत होना जरा भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो आपको यहां पे मिल रहा है। इनको प्रैक्टिस करने के बाद, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद हर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। आपके 95 प्लस मार्क्स कोई रोक नहीं सकता। आप सैंपल पेपर प्लस पीवाईक्यूज लगाओ मेरे साथ में। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आप पहले जानिए कि ऑप्टिक्स एक्चुअल में क्या होता है। देखो, ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट कैसे इमेज बनाती है, लाइट किसी मैटर जैसे कि प्रिज्म या लेंस या ग्लास के साथ कैसे बिहेव करती है ना। ये सारी चीजें हमें लाइट के बारे में प्रॉपर पढ़ना है नाउ। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमें पढ़नी है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का आना, किसी सरफेस से टकराना और टकरा के लौट जाना। इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अ सरफेस, ठीक है। इसके बाद जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट हमेशा दो नियम या दो रूल को फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रूल ये कहता है कि हमेशा आने वाला इंसिडेंट एंगल जो होगा ये रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे ये इंसिडेंट रे है, तो जहां पे लाइट स्ट्राइक करती है ना कि सरफेस से, वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इसी नॉर्मल के साथ सभी एंगल बताए जाते हैं। इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा रूल ये कहता है, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इस सरफेस पर नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट आई ऐसे और चली ऐसे गई, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, ये बात कही गई। आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अभी समझिए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो किसी सरफेस से लाइट आए और टकरा के लौट जाए, तो इसको तो हमने बोला रिफ्लेक्शन। जबकि लाइट आए और किसी मीडियम में घुस जाए, आर पार चली जाए, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है। लाइट क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। जैसे ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट क्या हो गई? ये लाइट बैंड हो गई। तो इसी बेंडिंग के फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का बैंड होना जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो ठीक, हमेशा याद रखिए मीडियम दो है, रेयर मीडियम जिसको हम आसान भाषा में हल्का मीडियम बोल सकते हैं, डेंसर मीडियम जिसको हम आसान भाषा में, समझने वाली भाषा में भारी मीडियम बोल सकते हैं। इसके बाद आपको समझना है कि जब लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, और जब डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल के पास में बेंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद रिफ्रैक्शन के भी दो नियम है। पहला नियम यह है कि हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में। और दूसरा नियम यह है कि जैसे यहां पर आने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई बना, ये एंगल आर बना। तो दूसरा रूल ये बना रिफ्रैक्शन का कि जब भी आप ये साइन आई और साइन आर का रेशो करेंगे, ये रेशो जो है कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट होगा ये म्यू हम इसको बोलेंगे। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक। तो यहां पे हमने लिखा रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है इसको हम आगे चल करके डिफाइन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन पहले हम रिफ्लेक्शन में कुछ चीजें पढ़ेंगे, डेरिवेशन वगैरह करेंगे। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्शन में पढ़ना है मिरर। तो मिरर कोई भी ऐसे सरफेस को हमने बोल दिया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, इसकी एक सरफेस पॉलिश होती है। मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करें, जो प्लेन मिरर होते हैं ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाते हैं और सेम साइज की। इसके बाद स्फेरिकल मिरर जो है दोनों टाइप की इमेज बनाते हैं, रियल भी बनाते हैं और वर्चुअली बनाते हैं। दोनों इमेजेस क्या होती हैं समझाता हूं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर फिर दो टाइप के होते हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा है कॉनकेव मिरर। दोनों को समझेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियल इमेज क्या होती है। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर बन सके, जो स्क्रीन पर दीवार पे बन सके, उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक, ऐसी जैसे हमारी आंख का पर्दा है,
हमारी आंख में स्क्रीन है, रेटिना, उस पर इमेज बनती है रियल इमेज। क्लियर है, याद रखोगे। जैसे कि प्रोजेक्टर अपन चलाते हैं तो प्रोजेक्टर से जो इमेज दीवार पे पर्दे पे बनती है उसको बोलते हैं रियल इमेज। लेकिन प्रोजेक्टर में हम एक एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस लगा के उस इमेज को सीधा कर लेते हैं बस, ठीक है। याद रखिए, रियल इमेज स्क्रीन पर ली जा सकती है और हमेशा रियल इमेज उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। याद रखो, जैसे हमारी आंख पे भी उल्टी इमेज बनती है लेकिन ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल जाते हैं दिमाग उसको सीधा करके देखता है। रियल इमेज जब लाइट एक्चुअल में मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, और जब एक्चुअल में लाइट मीट नहीं करती, आंखों को मीट करती हुई दिखाई देती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज मतलब जहां पे लाइट एक्चुअल में मीट करे ना, बस करती हुई दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। समझा देंगे अभी। इस इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, जैसे कि मिरर के अंदर बनती हैं। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती हैं, मतलब सीधी होती हैं। वर्चुअल इमेजेस जो होती हैं ये जब बनती हैं जब लाइट अपीयर टू मीट, एक्चुअल मीट ना कर रही हो, बस मीट करती हुई दिखाई दे रही हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई दोनों मिरर में अंतर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में क्या अंतर है। तो देखो, मैंने सारी चीजों को बिल्कुल हिंदी में आसान भाषा में लिखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कहां यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर? जहां बड़ी चीज को छोटा देखना हो वहां पे यूज होता है। जैसे कि गाड़ी के साइड व्यू मिरर में बड़े से ट्रक को छोटी सी इमेज बना के देखना होता है, तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर वैसे सभी टाइप की इमेज बनाता है, बड़ी छोटी सेम साइज की सब टाइप की इमेज बनाता है, लेकिन ज्यादातर इसका यूज हम कहां करते हैं? जहां पे हमें बड़ी इमेज देखनी हो, जहां पे बड़ी इमेज देखनी हो, ठीक है ना। जहां पे बड़ा देखना है वहां इसका यूज होगा। जैसे कि डेंटिस्ट को दांत को बड़ा करके देखना है, ठीक, क्योंकि बहुत बारीक काम है ना। ईएनटी डॉक्टर्स हो गए या फिर शेविंग मिरर हो गया, वहां पे भी हम चाहते हैं कि भाई फेस जूम होकर के दिख जाए, तो वहां पर भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो है ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर लाइट को सिकुड़ता है, कन्वर्ज करता है। अच्छा, यहां पर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक। जबकि कॉनकेव मिरर में क्या है? 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक केस ऐसा है जहां पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो हमेशा बड़ी यानी कि हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर के केस में। ये बता दिया, बहुत की पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम का भाई साहब सीधा सीधा सा फंडा ये होता है कि एक लाइट रे, आप इसे आप समझते हैं, ये मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। मिरर का में जो आपको रे डायग्राम बनाने होते हैं उसका सिंपल सा फंडा ये है कि लाइट आएगी और लाइट आके फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। एक देखो, जो लाइट पैरेलल आ रही है वो टकरा के फोकस से पास होगी, जो लाइट फोकस से पास हो रही है वो टकरा के पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वो ऐसे ही लौट जाएगी। क्लियर है? बस ये नियम है रे डायग्राम बनाते समय। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को बढ़िया से पढ़ के जाना है, आसान बना दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो, एक्चुअल में क्या है कि यू होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, पोल से कितनी दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। वी है मिरर के पोल से इमेज कितनी दूरी पे बन रही है, और एफ है उस मिरर की फोकल लेंथ। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये हमें मिरर फॉर्मूला देता है, ये हम डिराइव करने वाले हैं फाइनल स्टेप में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और यहां पर देखो डेरिवेशन हमें करना है मिरर फॉर्मूला का। तो देखो, मैंने आपको सिंपल नियम बताया था कि लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसके बाद पहली लाइट रे क्या करेगी? रे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो पहली लाइट रे गई, ये सीधी गई और सीधे जाके फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे ग्रीन वाली, ये देखो आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट रे जैसे जैसे लौट जाती है, ठीक है। तो आप ये देखो, यहां पर ये लाइट रे दोनों मीट कर रही हैं, जहां पे लाइट मीट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज बनी ए डैश बी डैश। अब मिरर फॉर्मूला बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सभी डिस्टेंसेस हमेशा पोल से लेते हैं, हर जगह पोल से लेंगे, तो पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस को नाम दिया पी एफ, और ये सारी डिस्टेंस लेफ्ट में इसलिए नेगेटिव रखा, तो पी एफ की वैल्यू कितनी हो गई? एफ माइनस एफ, ठीक। अब बी डैश पे देखो इमेज बन रही है, तो पी बी डैश तक की डिस्टेंस हो गई माइनस का बी। सी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f के बराबर होता है, तो पी सी हो गई माइनस का 2f, ठीक है। इसके बाद पी बी, बी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो पी बी की वैल्यू हो गई माइनस का यू। नाउ अभी हमें क्या करना है? देखो, मैं नंबर लिख दिए, ये दो दो करके ट्राइंगल है, वर्क करना है बस, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो। देखो, अभी 1 2 में वर्क करूंगा, 1 2 में, तो नियम मेरा सिंपल है, बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस, बस। बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस, ये दोनों रेशियोज बराबर होते हैं। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी।
थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल वर्क करेंगे। सर ये लाइन कहां से आ गई? ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पा रहा था। थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल वर्क करेंगे, ठीक, ये दोनों जोड़ी में। तो बड़े का परपेंडिकुलर अपॉन छोटे का परपेंडिकुलर, बड़े का बेस अपॉन छोटे का बेस, ठीक है। ये देखो ये बन गई इक्वेशन ना। अभी आपको ये समझना है, अभी आपको ये समझना है कि जो mn आप देख रहे हो ना, ये mn ab के बराबर है। तो इस mn की जगह मैंने लिख दिया ab। और आप ये देख रहे हो कि सभी डिस्टेंस हमने पोल से लिए हैं, तो ये जो fn को हमने लगभग fp के बराबर कर दिया क्योंकि ये दोनों पॉइंट पास पास में। तो आप ab अपॉन a डैश b डैश की वैल्यू में एक इक्वेशन से बन गई और ab अपॉन a डैश b डैश की दूसरी वैल्यू में सेकंड इक्वेशन से बनी। अब इन दोनों वैल्यू को आमने सामने रख देंगे यानी कंपेयर कर देंगे। तो इन दोनों को हमने आमने सामने रखा तो bc अपॉन b डैश c fp अपॉन fb डैश बन गया। इसके बाद हमने क्या करा, bc की वैल्यू निकाली। नियम मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपको b तक की वैल्यू चाहिए ना, तो b क्या है एक्चुअल में, b क्या है, P से लेके B तक की हमने वैल्यू रखी। देखो BC की वैल्यू चाहिए, इतनी वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल में हमें क्या है, हमने टोटल वैल्यू ली, टोटल में से ये पूरी घटा दी, ये घटा दी, PB में से PC घटा दी, तो ये BC की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए B डैश C की वैल्यू, B डैश C। अब आपको ये देखना है, B डैश C चाहिए तो C तक देखो, इसको तो भूल ही जाओ, गोली मार दो इसको यहां तक, ठीक। B डैश C चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू। तो हमने P से लेके C तक की बोली, हमने कहा P से C तक ये पूरी है तो PC में से PB डैश घटा दी, तो ये क्या बन गई, B डैश C, ठीक है। इस तरीके से हम जो है सभी वैल्यूज लिखते हैं। चलिए, तो हमने क्या करा, हमने यहां पर कुछ ऐसा कर दिया, ये रखा। अब आपको पता है पीबी की वैल्यू है, पीसी की वैल्यू है, ये सभी वैल्यू हमने प्रॉपर साइन के साथ रख दी। ये माइनस माइनस यहां पे बन रहा है, ठीक। अच्छा, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एफ पी अपॉन, इस तरीके से हमने ये वैल्यू बना ली। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते करते हम यहां तक आ जाएंगे, इक्वेशन थर्ड तक। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड यूवीएफ का डिवाइड कर देंगे और यूवीएफ का डिवाइड करने के बाद फाइनल हमारे पास ये स्टेप बनता है और ये मिरर फॉर्मूला हो जाता है। बस नेक्स्ट में पढ़ना है लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और इतनी बड़ी इसकी इमेज बन गई या फिर इतनी छोटी सी इमेज बन गई, तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमें ये बताती है कि इमेज या इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी या छोटी है, कितने गुना बड़ी या छोटी है, इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान के चलो इमेज की जो हाइट बनी है ये 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट जो था ये 2 सेंटीमीटर का ही था, तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया ये मतलब जो वैल्यू आई ये आ गई 3। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें बताती है कितने बड़ी इमेज या कितनी छोटी इमेज बनी है। पहली बात ये समझ लो कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज है, और वैल्यू नेगेटिव है तो इन्वर्टेड उल्टी इमेज है। 1 वैल्यू का मतलब होता है सेम साइज की इमेज, +1 का मतलब है इमेज सेम साइज की तो है ही, और प्लस साइन ये बता रहा है सीधी इमेज है। -1 का मतलब ये है कि माइनस का मतलब उल्टी इन्वर्टेड इमेज और 1 का मतलब सेम साइज की इमेज है। -2 -3 -4 माइनस साइन बता रहा है इमेज उल्टी है। 2 3 4 बता रहा है 2 गुना बड़ी, 3 गुना बड़ी, 4 गुना बड़ी है। सर अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे लिखा है 0.5 और ये लिखा है माइनस, तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस साइन बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी है। 0.5 बता रहा है मतलब इमेज बस 0.5 टाइम्स गुना बड़ी है यानी कि इमेज छोटी है। कैसी इमेज है, स्मॉलर इमेज है, स्मॉलर इमेज। अच्छा, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हर एक बच्चे से मुझे जानना है क्योंकि मैं सब बच्चों को पढ़ा रहा हूं कि भाई अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1.5 या -1.5 आई तो इसका क्या मतलब हुआ। आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ही है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस के फॉर्म में भी होता है। अगर मिरर है तो -v/u फॉर्मूला होगा, और अगर लेंस है तो फिर v/u फॉर्मूला होगा। क्लियर, ये डिस्टेंस के टर्म में, वो हाइट के टर्म्स में। आगे बढ़ जाएंगे, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जो कि हमने रिफ्रैक्शन के बाद का आपसे बोला था। देखो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशो है कि लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितने गुना कम या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सभी मीडियम में कम होती है। जैसे मान के चलो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, ठीक। तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी है और ग्लास में जाएगी तो 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी, तो इतनी हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर लाइट की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स कम हो जाएगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो इसका मतलब है कि डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। ये चीज आपको समझना है। तो एक्चुअल में हमने क्या बताया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका जो रेशियो निकल के आता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखो अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं। जैसे मान के चलो कि हमें ऐसा नहीं दिया कि वैक्यूम और वाटर के लिए या वैक्यूम और किसी मीडियम के लिए दिया, बस इतना दिया है 1 μ2
या डब्ल्यू म्यू जी इस तरीके से भी लिख के देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लिखा है 1 म्यू 2 तो इसका मतलब है कि लाइट 1 से आ रही है 2 में, तो इसको अपन ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1 और ये बनता है v1 अपॉन vt, v2 क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जैसे अगर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि डब्ल्यू म्यू जी लिखा है तो इसका अगर अपन इसको ओपन करेंगे ना तो जो भी बाद में लिखा है उसको ऊपर लिखना है और जो नीचे लिखा, जो पीछे लिखा है उसको नीचे लिखना है। क्लियर है, आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी किसी भी फेनोमेना में अगर कोई ऑब्जेक्ट की जो डेप्थ है उससे ज्यादा डेप्थ अगर दिखाई पड़ रही है या जो हाइट है उससे ज्यादा हाइट अगर दिखाई पड़ रही है ना, तो उसके पीछे एक ही कारण है, दैट इज रिफ्रैक्शन। चाहे चाहे जो एक्चुअल स्टार इतनी हाइट पर है और दिख इतनी हाइट पर हो, या फिर पानी में डूबी हुई पेंसिल यहां तक है और वो दिख यहां पे रही है, तो ये इन सब के पीछे जो कारण है ना वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान के चलो ये मेरे पास पेंसिल है, वो एक्चुअल में यहां तक है, अब अगर इससे लाइट रे निकलती और सीधी सीधी आंखों तक जाती तो एक्चुअल में आंखें भी इसको सीधे सीधे रिट्रेस करती और यहीं पर इमेज बन जाती। लेकिन हो क्या रहा है कि इससे जो लाइट रे निकल रही है ना, ये लाइट रे निकल रही है, ये रेयर मीडियम में पहुंच के ये ऐसे बेंड हो गई, अब आंखों ने इसको पीछे रिट्रेस करा और जहां पे लाइट मीट करी वहीं पे इमेज बन गई। तो आप ये समझो कि ये जो हाइट है या ये जो डेप्थ है ना, ये जो डेप्थ है इसको हमने बोला रियल डेप्थ, और यहां पर जो इमेज बन रही है ना इसको हमने बोला एपेरेंट डेप्थ। क्या बोला? एपेरेंट डेप्थ। क्लियर है ना? तो अभी आपको समझना है कि अगर रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच का अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपन एपेरेंट डेप्थ होता है। अगर हमें ये पता है कि इस पेंसिल की रियल डेप्थ कितनी है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो यहां से हम ये भी पता कर सकते हैं कि एपेरेंट डेप्थ क्या होगी। इसके अलावा फॉर्मूला होता है शिफ्ट, कि ये जो पेंसिल है ये कितनी ऊपर शिफ्ट हो गई, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रियल डेप्थ माइनस एपेरेंट डेप्थ। शिफ्ट का एक और फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में क्या क्या होती हैं चीजें, कि जहां पर भी आपको, जैसे पानी में पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी देखो क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आप जानते हैं कि नॉर्मल से दूर भागती है। जैसे मान के चलो कि ये लाइट रह गई वाटर से एयर में, अभी ये लाइट कैसे हो गई, ऐसे बेंड हो गई, जाना था इसको ऐसे, लेकिन नॉर्मल से दूर जाएगी ये रेयर मीडियम में। ठीक, अभी क्या हुआ, अगले केस में मान के चलो अगर हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो ये लाइट थोड़ी सी ये जाती ऐसे, लेकिन अब ये और बेंड हो गई क्योंकि नॉर्मल से दूर जाना है, तो ये इतनी हो गई। क्लियर नाउ? इसके बाद मान के चलो अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, और बड़ा करा, तो हमने देखा कि लाइट जो है ये ऐसे जाती, लेकिन अभी क्या हुआ, ये और नॉर्मल से दूर भागी तो ये लाइट ऐसे बेंड हो गई। मतलब ये लाइट अब रेयर मीडियम में नहीं गई ना, अभी डेंसर मीडियम में आई, अब ये लाइट बॉर्डर पे आ गई, इंटरफेस पे आ गई। इस केस में जो रिफ्रैक्शन एंगल बन रहा है ये कितना हो रहा है, 90 डिग्री। जरा सोचो कि अगर हम एंगल ऐसे बढ़ा रहे थे, अब एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाए तो ये लाइट तो नीचे लौट के आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो एंगल है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल, आप समझते हैं ना भाई, बड़ी नाजुक सिचुएशन है कि अब ये लाइट रे अगर थोड़ा भी एंगल बढ़ा तो नीचे आ जाएगी। तो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल जब लाइट रे जो है 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है कि अगर आपने इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया ना, तो ये लाइट रे नीचे तो आ रही थी, देखो नीचे आ रही थी, अब ये लाइट सेम मीडियम में लौट करके आ जाएगी। अब ये ऊपर नहीं जाएगी, जितनी लाइट ऊपर गई थी ये टकरा के इंटरफेस यानी बॉर्डर से ये नीचे आ जाएगी। किसके बॉर्डर से? एयर वाटर का जो बॉर्डर है वहां से इंटरफेस से लौट के नीचे आ जाएगी। ये कब होता है? तो इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हो गया। ये फेनोमेना कब होता है? जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है। और दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि भाई ऐसे केस में जो एंगल है, इंसिडेंस एंगल है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? तो लाइट, इसकी नेसेसरी कंडीशन, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो, बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से, तो ऐसे फेनोमेना में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और इस फेनोमेना के उपयोग से भाई साहब हजारों किलोमीटर दूर तक सिग्नल्स को भेजा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो सबसे फेमस एग्जांपल है ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से सिग्नल भेजे जाते हैं लाइट के फॉर्म में,
एक्चुअल में ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। तो जैसे जियो फाइबर वगैरह की लाइन आ रही है तो इनमें क्या है, इनमें लाइट के फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं, बाद में इसी लाइट को ट्रांसड्यूसर की मदद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हजारों किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल करके कैसे आती है, ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये देख रहे हो, ये आउटर जैकेट है, ये कोटिंग है, ये अंदर क्लैडिंग है, इसके अंदर सबसे अंदर कोर है, और इसके अंदर जो है वो कांच का फाइबर होता है, वायर होता है, जिसके अंदर जो है लाइट जो है आगे बढ़ती है। ठीक, चलिए ये किस तरीके से वर्क करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा ये अंदर वाला मीडियम डेंसर होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ये वाला मीडियम रेयरर होगा। जब लाइट जो आती है, इंसिडेंट रे आ रही है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो ऐसे केस में ये लाइट आर पार नहीं जाएगी, ये लाइट बस आगे बढ़ती चली जाएगी और जितने दूर तक आप ले जाना चाहते हो उतने दूर तक मिल जाएगी। यहां पे लाइट मिलेगी, फिर इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यही होता है ऑप्टिकल फाइबर का काम। ठीक, नाउ अभी क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है जो आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले एक्चुअल में क्या होता है, जब रेयर मीडियम ने एयर माना ना, ये मान लो कि जब वाटर से एयर में लाइट जा रही थी, तो अगर हम यहां पर रेशियो निकालें तो ये क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, नाउ जब लाइट वाटर से एयर में जा रही थी तो इंसिडेंट एंगल क्या था, क्रिटिकल एंगल के बराबर। ठीक, तभी जब क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंट एंगल था तो रिफ्रैक्शन कितने डिग्री हुआ, 90 डिग्री। तो डब्ल्यू म्यू ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन आई सी। नाउ अभी आप समझिए कि डब्ल्यू म्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू ए को हम लिखते हैं 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ठीक, और साइन आईसी को हमने लिखा साइन आईसी। इसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को ऐसे पलट दिया तो ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन आईसी। इसको सिंपल फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आईसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं, इनकी कितने टाइप्स हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि लेंस जो होते हैं, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट आती है, रिफ्रैक्ट होती है और इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेंस जो है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलकर के बनता है। लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो ऐसा दिखता है, बीच में से मोटा आसपास से पतला, कॉनकेव लेंस जो ऐसा दिखता है, बीच में से पतला आसपास से मोटा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये लाइट अलग अलग जगह से आकर के फोकस पे जाकर के मीट करती है, या कहूं ये लाइट को कन्वर्ज कराता है कॉन्वेक्स लेंस, जबकि कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज कराता है। आगे हम बढ़ेंगे और यूजेस की बात करेंगे। भाई देखो, कॉन्वेक्स लेंस का यूज ज्यादातर वहां पर होता है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना होता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास में। हमारी आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस लगा है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। जबकि हम बात करें कॉनकेव लेंस का, तो कॉनकेव लेंस का जो यूज है वो हमारे दूर की नजर जब हमारी होती है कमजोर, तब कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं। इसके अलावा गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस का यूज होता है। आगे हम बढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में जो लेंस फॉर्मूला है वो सेम है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दोनों ही लेंस में सेम है। अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ ये पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की और नेगेटिव होती है कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज एकदम छोटी बनती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता चला जाता है इमेज का साइज बड़ा होता चला जाता है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो इमेज सबसे बड़ी साइज की और वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है, यहां पर हमेशा छोटे साइज की इमेज बनती है। इसके अलावा नेचर ऑफ इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है तो यहां पर आपको बड़े साइज की इमेज देखने को मिलती है और वर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर है। नाउ इसके बाद ऑलवेज वर्चुअल इमेज, यहां पर तो हमेशा वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी। लेंस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही है। देखो इसमें लेंस में रे डायग्राम कैसे बनता है ये आप समझते हैं कि देखो सबसे पहले ये आपके पास लेंस होगा, ये यहाँ पर लाइट है, ये आपके पास फोकस है, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाती है 2f। इसके बाद यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, एक लाइट रे सीधे गई और यहाँ पर भी फोकस होता है क्योंकि इसके बाद दो सरफेसेस हैं, तो ये फोकस से पास हो गई। दूसरी लाइट रे इस लेंस के बीचों बीच यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई, जहां पर ये दोनों लाइट रे मिलेंगी वहां पर इमेज बन जाएगी। बस ये तरीका होता है इमेज बनाने का। इसके बाद आप ये देखिए इस डायग्राम में कि ये हमने डायग्राम बना दिया,
ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां पे माइनस यू बोला, इमेज जहां रखी है वहां पे वी बोला, इस फोकल लेंथ को हमने एफ बोला। राइट में तो पॉजिटिव, लेंस के लेफ्ट में है तो नेगेटिव। ठीक, हमें दो ट्राइंगल में वर्क करना है। देखो जो ऑब्जेक्ट है उसको ए बी नाम दिया, इसको हमने ए डैश बी डैश नाम दिया। पहले हम इस वन और इस पूरे टू ट्राइंगल में वर्क करेंगे। देख रहे हो ये ट्राइंगल, आप देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल, ये एक और दो में वर्क करेंगे, वन और टू में वर्क करेंगे। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, बेस अपॉन बेस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टू और थ्री ट्राइंगल में वर्क करेंगे। यहां पर हमने ये देख रहे हो, सॉरी वन और टू में वर्क कर लिया, अब थ्री और फोर में वर्क करेंगे। परपेंडिकुलर एम ओ अपॉन परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बेस एफ ओ या ओ एफ अपॉन बेस, ये हो गया। एम एन आप देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो कि जो एम एन की हाइट है वो ए बी के बराबर है, तो या एम ओ की हाइट है ए बी के बराबर है, तो हमने एम ओ को ए बी लिख दिया। बस ये देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज को आमने सामने पुट करा। ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश की, सेकंड इक्वेशन से। अभी इन वैल्यूज की जो है यहां से हमने क्या करा, डायग्राम में देखते हैं, जैसे बी ओ की वैल्यू माइनस यू है, पुट कर दी। यहां पर देखा इसकी वैल्यू आपके पास v है, पुट कर दी। ठीक, इसी प्रकार से सभी वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारा लेंस मेकर सॉरी लेंस फॉर्मूला बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, चलिए अभी हमें एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, समझना है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल सरफेस। आपको समझना है कि अगर मेरे पास एक ये सरफेस है जिसके पीछे कांच या मैं डेंसर मीडियम कह सकता हूं और ये रेयर मीडियम है, यहां से लाइट रे जाएगी, वहां इमेज बनेगी, तो रिलेशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से हम डिसाइड करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला को। तो ये डायग्राम जो आपको कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझा देता हूं आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना होता है कि ये हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है सामने कॉन्वेक्स फेस दिख रहा है ना, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहां पे कंसीडर करते हैं। यहां से लाइट रे जाएगी और इस जगह पे जाके टकरा जाएगी। जहां पे लाइट टकराती है वहां पे हमने एक नॉर्मल, इस जगह पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ करा, देखो 90 डिग्री है ना। और उसके बाद क्या होगा, और इसके बाद यहां पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद जब ये लाइट जा तो ऐसे रही थी, लेकिन डेंसर मीडियम में ये कहां बैंड हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो फिर ये लाइट नीचे की साइड बैंड हुई और यहां पर जाकर के ये प्रिंसिपल एक्सिस से टकराई। एक लाइट रे देखो सीधे आ रही थी और एक लाइट रे यहां से, दोनों लाइट रे जहां मीट करी वहां पे इमेज बन गई। क्लियर है, तो हमने क्या करा कि इन तीनों पॉइंट को नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट जहां रखा था वो ओ हो गया, इमेज जहां बनी वो आई हो गई, और नॉर्मल जहां टकराया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आफ्टर दैट हमने ये वाला एंगल, इंसिडेंट रे के साथ एंगल अल्फा, रिफ्रैक्टेड के साथ एंगल बीटा और नॉर्मल के साथ एंगल गामा। पोल से सभी डिस्टेंस हमने ले ली, ये माइनस यू है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक प्लस आर है, इमेज जहां बन रही है वो वी है। क्लियर, यहां पर हम ये मानते हैं कि पोल और ये जो नॉर्मल है, ये दोनों पॉइंट दोनों एकदम पास पास में है। यहां पर आपको ये समझना है, इंसिडेंट रे ये है देखो, और नॉर्मल ये है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है आई। रिफ्रैक्टेड रे देखो ये है ना, आर पार जा रही है, और नॉर्मल ये, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है आर। बस ये बात आप याद रखेंगे। अभी हम कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है, हमेशा रूल होता है बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाला एंगल। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल पकड़ेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हो, हमने ये पकड़ लिया। देखो यहां से ऑब्जेक्ट से ये देखो, ये दिख रहा है, जैसे आप ये समझो, ये आई जो एंगल है किस किस के बीच में बन रहा है, नॉर्मल और ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट रे और नॉर्मल। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वाले एंगल कौन से हैं, अल्फा, अल्फा प्लस गामा, और बाहर वाले एंगल कौन से हैं, आई। ठीक है, तो हमने क्या करा, अंदर वाले एंगल अल्फा प्लस गामा और बाहर वाला एंगल है आई। तो ये हमने इस तरह से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल लगा दिया। अब आर के लिए देखो, आर कहां बन रहा है, इन दोनों लाइट रे के बीच में, तो ये एक लाइट रे गई, ये यहां पे मिल गई, तो आर जो है, आर और बीटा अंदर है, गामा बाहर है, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहां से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, साइन आई अपॉन साइन आर पुट करेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, आई की वैल्यू निकली, आर की वैल्यू निकली। अब हमें क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू और चाहिए। तो अल्फा के लिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, अल्फा के लिए ये वाला ट्राइंगल लिया, परपेंडिकुलर है एम एन और बेस है ये माइनस यू डिस्टेंस। बीटा के लिए हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा ट्राइंगल हमने बीटा के लिए ले लिया, ये वाला। तो परपेंडिकुलर एम एन और बीटा जो है इमेज पे बन रहा है आई पे, तो एम एन अपॉन बी आ गया। गामा के लिए हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया, है ना, तो 10, क्योंकि गामा इज इक्वल टू 10 गामा, तो एम एन अपॉन आर निकल के आ गया। बस अब कुछ नहीं करना। देखो अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बन गया साइन आई अपॉन साइन आर।
1 से लाइट 2 मीडियम तक जा रही थी तो हमने इसको लिखा μ2 अपॉन μ1। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को आई मानते हैं, साइन आर को आर मानते हैं, तो ये बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आर की वैल्यू पुट कर दी गामा माइनस बीटा, आई की वैल्यू पुट कर दी अल्फा प्लस गामा। इसके बाद ये जो वैल्यूज हैं हमने इन सभी वैल्यूज को पुट करा, जैसे mn ये गामा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू है। कॉमन वगैरह निकालने के बाद यहाँ पर हमने सबको जो है लाइन से लगा दिया। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं μ2 अपॉन वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, μ2 के नीचे इमेज डिस्टेंस, μ1 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। यदि रेयर मीडियम जो है ये एयर है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, μ2 की वैल्यू म्यू हो जाएगी, तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये भी बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ना इंपॉर्टेंट केस होता है, जैसे मान के चलो कि अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो आपको समझना है कि जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो फॉर्मूला ये बनता है μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, लेकिन जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये जो μ1 μ2 ये फ्लिप हो जाते हैं। μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस आना, उसके जगह μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये μ2 माइनस μ1 लिखा था, ये μ1 माइनस μ2 हो गया। क्लियर है? आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स या कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इससे आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर। लेंस मेकर फॉर्मूला अभी हम पढ़ने वाले हैं, 5 मिनट में सारी बातें समझा दूंगा, न्यूमेरिकल भी करने लग जाओगे। लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा यूज करे जाने वाले फॉर्मूला है, जो कि लेंस डिजाइन करने का काम आता है। इस फॉर्मूला से हमें फोकल लेंथ, लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस की सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हमें एक रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो बनेगा डेरिवेशन के एंड में आ जाएगा। देखो अभी आपको यहाँ पे समझना है कि सबसे पहले ये फॉर्मूला में रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास एक लेंस है, ये रेयर मीडियम लेंस जो कि ग्लास का बना होगा, तो ये डेंसर मीडियम और वापस से रेयर मीडियम। नाउ ये एक पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कंसीडर करा, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रह गई जो यहाँ पहुंची। इसके बाद क्या हुआ, ये लेंस की पहली सरफेस ने लाइट को यहाँ पर जो है बेंड करा और यहाँ पर ये मिली। एक लाइट रे सीधी जा रही तो दो लाइट रे के मिलने से यहाँ पर इमेज बनी नहीं, तो पहली सरफेस के लिए तो इमेज ये हो जाएगी। ठीक ना, इसके बाद आप ये देखो दूसरी वाली सरफेस ने क्या काम करा, ये लाइट वहां पर जाती लेकिन जा तो नहीं पाई क्योंकि दूसरी वाली सरफेस ने इस लाइट रे को यहीं पे बैंड करा दिया। तो फाइनल इमेज कहां बनी, आई पे। फाइनल इमेज कहां बनी, आई पे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कि पहली सरफेस के कारण इमेज बनती आई डैश पे लेकिन बन नहीं पाई, दूसरी सरफेस के कारण जो इमेज बनेगी वो आई पे बनेगी। तो पहली सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो ओ होगा और दूसरी सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो आई डैश होगा, क्योंकि दूसरी वाली सरफेस ने इसी को यहां पर जो है बना दिया। क्लियर है ना? अभी सारी चीज समझ जाओगे। देखो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट का रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होगा, μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस ठीक है, तो पहली सरफेस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो μ2 अपॉन पहली सरफेस की इमेज बन रही है आई डैश पे, तो डिस्टेंस लिख दी v डैश। μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहली सरफेस की जो ऑब्जेक्ट ओ है जो कि यू डिस्टेंस पे, ये लिख दिया μ2 माइनस μ1 अपॉन पहली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी सरफेस के लिए जो लाइट है ये डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या है, μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। भाई दूसरी वाली सरफेस के लिए इमेज क्या है, आई है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, v पे, लिख दिया। माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भाई साहब दूसरी सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो आई डैश है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया v डैश डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। डेंसर टू रेयर का यही फॉर्मूला है। इसके बाद देखो यहां पर हमने इसको ऐसा कैसा लिखा, μ1 माइनस μ2 है, ऊपर μ2 माइनस μ1 है, बराबर में बनाने के लिए हमने माइनस साइन बाहर निकाल के इसको पलट दिया। ऐसे कर सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एलएचएस को एलएचएस से, आरएचएस को आरएचएस से। तो देख रहे हो यहां से ये कट गया, ठीक, यहां पर ये ऐसे बन गया। इसके बाद μ1 दोनों साइड कॉमन आ गया, यहां पर आया μ2 माइनस μ1। इसके बाद μ1 बाहर निकल गया, ये बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहां पर ये कुछ ऐसा बचा है। इसके बाद μ1 यहां पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को लिखते हैं 1 अपॉन f, जो कि लेंस फॉर्मूला है। इसके बाद आप ये देखो μ1 को हमने इस साइड भेज दिया, डिवाइड में पहुंचा, तो μ2 के नीचे भी μ1 के नीचे भी μ1, तो ये 1 बचा, ये बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला। μ2 अपॉन μ1 को इन जनरल हम लिख सकते हैं μ माइनस 1। क्लियर है? नाउ अभी आप समझो कि यदि एयर से लाइट ग्लास में जाए या वाटर से लाइट ग्लास में जाए तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक, μ माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब आपको इस फॉर्मूले में क्या ध्यान देना है कि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आएंगे, ध्यान से देखो। आपको समझना है
कि जब भी इस तरह का लेंस होगा, इस तरीके का, ये सरफेस R1 है, ये सरफेस R2 है, तो ये इसकी रेडियस पॉजिटिव साइड है तो R1 पॉजिटिव लोगे, इसकी रेडियस लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड है तो R2 नेगेटिव लोगे। इसके बाद आप ये देखो, जैसे कि लेंस मेकर फॉर्मूला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में लगाना है, तो पहली वाली सरफेस की रेडियस कितनी होगी, इनफाइनाइट। दूसरी वाली सरफेस की जो भी रेडियस होगी वो नेगेटिव में लिखी जाएगी। क्लियर, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो नेगेटिव साइन लगा के बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। अब इस कॉनकेव वाले केस में देखो, कॉनकेव वाले केस में देखो जरा, दोनों इसकी रेडियस R2 की रेडियस कहां होगी, राइट में जा रही तो पॉजिटिव, R1 की रेडियस इस साइड को गोला बनेगा सर्कल तो नेगेटिव हो जाएगी। बस ये आपको यहां पर ध्यान देना है। क्लियर है, इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करके न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, मतलब जब लेंस, दो लेंस आपस में एक साथ चिपका के रखे जाते हैं तो उनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ या कंबाइंड पावर है वो कितनी होती है। देखो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सिंपल सा हमें दो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिए पतले पतले से, इनको चिपका दिया। अब देखो पहले लेंस के कारण हमने माना कि इमेज जो है बनती वो आई डैश पे, पिछले वाले जैसा कॉन्सेप्ट, और दूसरे वाले लेंस के कारण जो इमेज बन रही है वो आई पे। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ओ और इमेज होगी आई डैश, दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा आई डैश और इमेज होगी आई। बस इतनी सी बात है। अब आपको कुछ नहीं करना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v, मतलब कि 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले लेंस के लिए जो इमेज है वो v डैश बन रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो u पे रखा है। दूसरे लेंस के लिए इमेज v पे बन रही है और ऑब्जेक्ट v डैश पे रखा है। दूसरे वाले लेंस के लिए ये जो v डैश है दूरी पर, यही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा, LHS ऐसा बनेगा, RHS ऐसा बनेगा। अब देखो 1/f1 + 1/f2 = आ गया 1/f। यही हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अगर हम इसको ऐसा बोले कि भाई साहब दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो ऐसा हो जाएगा, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बात कर रहा हूं कि पहला वाला लेंस अगर कॉन्वेक्स है तो f1 पॉजिटिव और अगर कॉन्केव है तो f1 नेगेटिव। क्लियर है, बस ये चीज आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। जैसे 1/f1 को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, तो ये हो गया P1। 1/f2 को बोलते हैं, 1/f2 को बोलते हैं P2, तो ये हो गया P1 + P2 = कंबाइंड पावर, ये वाले केस के लिए। क्लियर है। नाउ कॉन्वेक्स कॉन्केव है तो कॉन्केव के लिए बस माइनस पावर हो जाएगी। ठीक है, चलिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है इसको मैं समझा देता हूं। कोई भी लेंस लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस लाइट को कितना मोड़ सकता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जैसे कि यहां पर देखो ये लेंस है, अब इस लेंस ने लाइट को यहीं पे मोड़ दिया और इस लेंस ने लाइट को बेंड करके यहां तक पहुंचा पाया, मतलब कि इस लेंस की ताकत ज्यादा थी, इसने यहीं पे बेंड करा दिया तो इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। इस लेंस की पावर कम थी, इसने देखो वहां तक बेंड करवा पाया, यानी कि पहले वाले लेंस की पावर ज्यादा, इसने यहीं बेंड कर दिया। इसका मतलब ये जिसकी पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ छोटी होगी। इसका मतलब पावर = 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। क्लियर है। और अगर कॉम्बिनेशन में होगा तो पावर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है, कॉन्केव के लिए नेगेटिव पावर, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव पावर। क्लियर है, उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आया होगा। इसलिए हम समझेंगे प्रिज्म को। देखो एक्चुअल में हमें समझना है कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल सब्सटेंस है या कहूं कंपोनेंट है जिसका काम ये होता है कि ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में, 7 बैंड में डिस्पर्स कर देता है, यानी कि बिखेर देता है। जैसे ये व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होती है तो हम सभी जानते हैं ये विबग्योर और वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में बिखर जाता है। नाउ अभी आप समझो कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो कलर उतना ही कम बैंड होता है। जैसे कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेड सबसे कम बैंड होता है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी है, सबसे कम है तो सबसे ज्यादा बैंड हो जाता है। उसी प्रकार से हर जो लाइट है वो अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बैंड हो जाती है। अभी हमें प्रिज्म का जो रे डायग्राम बनाया जाता है वो उसको समझना है ताकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपसे छूटे ना। क्लियर है। देखो प्रिज्म का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास एक प्रिज्म होगा। क्लियर, ये हमने एक लाइट को इंसिडेंट कराया। देखो ये लाइट यहां पर पहुंची, जहां पर लाइट इंसिडेंट होती है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमने ये यहां तक एक नॉर्मल ड्रॉ करा n। इसके बाद देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे ही जाती रहती, लेकिन क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ तो ये लाइट ऐसे ना जाते हुए ये लाइट बेंड हो गई नीचे की ओर और ये चली गई सीधी। ये देखो ये यहां तक पहुंची। क्लियर है। अभी यहां पर ये टकरा गई सरफेस से तो यहां पर एक नॉर्मल डालना है, तो ये नॉर्मल दूसरा वाला n2 हमने ये डाला। इसके बाद लाइट जा रही थी सीधे, लेकिन क्या हुआ, रेयर मीडियम में आ गई ना, तो अभी ये लाइट नीचे की ओर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी और ये हो गई। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस,
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल R1, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल R2। क्लियर? ये टोटल एंगल I है, तो ये टोटल एंगल भी I होगा, इसलिए ये बचा वाला एंगल हुआ I माइनस R1 और यहां पर ये जो एंगल हुआ ये हुआ I माइनस R2। अब देखो, लाइट एक्चुअल में जा रही थी ऐसे, ये सबसे पहले जा रही थी ऐसे, लेकिन फाइनली पहुंची कैसे? ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो ये पीछे, ये हमने इसको पीछे रिट्रेस करा और ये जो एंगल बना इसको हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब ये लाइट जा रही थी ऐसे, पहुंची ऐसे, इतना एंगल ये डेविएट हो गई। क्लियर है? इतना एंगल अपने पाथ से ये भटक गई, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम चाहिए तो ऐसे केस में ये जो इंसिडेंस एंगल है और ये इमरजेंस एंगल है ये बराबर होते हैं। और दूसरी चीज, ये जो R1 और R2 हैं ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। डेरिवेशन को करने के लिए बस आपको ये बात याद रखनी है कि डायग्राम आपने समझ लिया तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में वर्क करेंगे, फिर हम इस वाले ट्राइंगल में वर्क करेंगे, फिर हम ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है हम इसमें वर्क करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल नंबर 1 में वर्क करेंगे। तो ट्राइंगल नंबर 1 क्या है? PSQ। तो PSQ में हमने वर्क करा। आप ये देख रहे हो उस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, तो बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाले एंगल, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये अंदर वाले एंगल का सम कर दिया। ये बाहर वाला एंगल इज इक्वल टू अंदर वाले दोनों एंगल का सम। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो I और ये पॉजिटिव है, एक ब्रैकेट में लिख दिया, R1 R2 नेगेटिव है, इनका माइनस साइन लेके दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। लेट्स से ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्राइंगल वर्क करेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? PRQ। अब इस PRQ ट्राइंगल में देखो, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने क्या करा, एक एंगल R1, दूसरा R2 और तीसरा ये वाला एंगल, तो R1 प्लस R2 प्लस R पे एंगल बन रहा है PRQ। इसको हमने बोला कि भाई ये बराबर किसके? 180 के। तो ये जो PRQ, ये R पे एंगल बन रहा है, तो PRQ की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 180। R1 R2 इस साइड चला गया तो हो गया माइनस का, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में वर्क करेंगे, ये A से यहां तक पूरे क्वाड्रिलेटरल वर्क करेंगे। ठीक है? तो आप ध्यान से देखो कि क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। तो देखो पहला एंगल ये A, ठीक, चलिए दूसरा एंगल यहां पर। अब आपको पता है कि यहां पर नॉर्मल ड्रॉ है, इसका कितने डिग्री है? 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री लिख दिया। तीसरा एंगल क्या है? तीसरा एंगल है PRQ। ये देखो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है तो PRQ लिख दिया। चौथा एंगल देखो, यहां पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ करा है सरफेस पे, तो ये कितना लिख दिया? 90 डिग्री। सबका सम कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखो A प्लस 90, PRQ की वैल्यू ऊपर से उठा के हमने ये रख दी PRQ की वैल्यू कितने डिग्री है? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 360। ठीक है? अब हमने देखा कि 90, 270, 360 इज इक्वल टू 360, तो ये तो हो गया जीरो, सब ये सब जीरो हो गया। इसके बाद A माइनस R1 प्लस R2 बचा है, R1 प्लस R2 उस साइड गया तो बचा A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है? इसके बाद हमने क्या करा कि अगर हम मिनिमम डेविएशन की बात करें, मिनिमम डेविएशन की बात करें, ये कम से कम डेविएशन की अगर हम बात करें तो I और E की वैल्यू बराबर होती है और R1 और R2 की दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक, तो हमने इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 3 से R1 प्लस R2 जो लिखा हुआ है उसकी जगह R प्लस R लिख दिया। A की वैल्यू हो गई 2R और यहां से R की वैल्यू हो गई A/2। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेरिवेशन करना है ना, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, तो R की वैल्यू तो मिल गई, अब I की वैल्यू और चाहिए। फिर से लगाया मिनिमम डेविएशन का जो है कॉन्सेप्ट, तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कहा कि डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E लिखा था। तो जब डेल्टा मिनिमम हो जाएगा तो I प्लस I हो जाएगा, माइनस R1 प्लस R2 की जगह R प्लस R लिखा, तो यहां से हमने I की वैल्यू निकाल ली और उसी वैल्यू को उठा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल के लिए। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब है कि भाई ये डिफरेंस है किसका, देखो वॉयलेट लाइट कितनी डेविएट हुई, ये इनिशियल लाइट है इंसिडेंट रे, और ये इमरजेंट, तो इमरजेंट में 7 रे निकल रही है, 7 रेज है ना, रेड निकल रही है, वॉयलेट निकल रही है, तो वॉयलेट कितनी डेविएट हुई माइनस रेड कितनी डेविएट हुई, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। फॉर्मूला जो है इसको एक्सपेंड करने पे ये आ जाता है एंगुलर डिस्पर्जन का। ठीक है? इसके बाद आप ये देखिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है? डिस्पर्सिव पावर है एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपॉन मीन डेविएशन। किसको बोलते हैं? जो येलो लाइट होती है उसको मीन रे बोलते हैं। तो येलो लाइट कितना जो है डेविएट हुई उसको हम अगर डिवाइड करेंगे है ना, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। क्लियर है? तो एंगुलर डिस्पर्सन एक्चुअल में दो एंगल्स का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है? चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है ये हमें मिलेगा
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको रिवीजन करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिवीजन बाय अभिषेक साहू सर, तो आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि सर ये वीडियो मुझे अच्छी लगी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी जल्दी से लेकर के आओ, तो आपको जल्दी से वीडियो मिलेगी। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द